अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक आर्टिकल आया है डॉन न्यूज़पेपर में। आज का जो डॉन न्यूज़पेपर है उसमें, और ये है लीडर्स लेगेसी। ये बेसिकली लीडरशिप पर है आर्टिकल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बेसिकली आर्टिकल जो ये लीडरशिप की जो बात की गई है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या इस आर्टिकल में बताया गया है। जो इस आर्टिकल में स्टार्टिंग इसकी ऐसे होती है कि दो तरह के जो ना लीडरशिप बताई गई है कि एक होती है ट्रांसफॉर्मेटिव और दूसरी होती है रेवोल्यूशनरी। तो पहले इन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स कौन कौन क्या होते हैं और वो किस टाइप के होते हैं। तो ये कहते हैं कि जी ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स पॉजिटिवली चेंज ए स्टेट्स डायरेक्शन। स्टेट्स की मुल्कों की डायरेक्शंस चेंज करते हैं, और ये बेसिकली चेंज लेकर आते हैं किन चीज़ों में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस में चेंज लेकर आते हैं, और मुल्क की पॉलिसीज़ में चेंज लेकर आते हैं। अभी जो बात यहाँ पे की गई है इंस्टीट्यूशंस की, ये इंस्टीट्यूशन से मुराद कंट्री की या सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, सोचने का अंदाज़, लिविंग स्टैंडर्ड, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस, इनमें चेंजेस लेकर आते हैं ये ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स जो होते हैं। जिस और एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी है, जैसे इब्राहम लिंकन की, महातिर मोहम्मद की, और डी गॉल की एग्ज़ाम्पल दी है इन्होंने, कि ये वो लीडर्स थे जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर थे, और अपनी कंट्रीज़ में ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस लेकर आए, पॉलिसीज़ में चेंजेस लेकर आए। तो इस तरह के लीडर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स कहलाते हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए तो नबी तो हैं ही हैं, लेकिन लीडर भी हैं। तो वो भी एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर थे। फिर इन्होंने बात की है इस आर्टिकल में कि रेवोल्यूशनरी लीडर कौन होता है। एग्ज़ाम्पल में लेनिन हैं और माओ ज़ेडंग। लेनिन जो है वो रशिया के थे लीडर, और माओ जो हैं वो चाइना के थे। तो ये दो एग्ज़ाम्पल थी जो कि रेवोल्यूशनरी लीडरशिप हैं या वो लीडर्स हैं। और ये इनमें क्या फ़र्क होता है, इसमें ये जो हैं वो रिलाई करते हैं आर्म्ड स्ट्रगल पे। ये बेसिकली रिलाई करते हैं बहुत ही हार्डशिप या स्ट्रॉन्ग किस्म की चेंज में। ये मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं, या और जो ताकत का, बेसिकली आप ये कह लें कि ये चेंज लाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करते हैं। इस तरह के जो लीडर होते हैं रेवोल्यूशनरी, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स को चेंज कर देते हैं। जो हमने पीछे देखा ट्रांसफॉर्मेटिव, वो क्या करते हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसी में चेंजेस लेकर आते हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस लेकर आते हैं और पॉलिसीज़ में चेंजेस लेकर आते हैं। लेकिन ये जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज कर देते हैं। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ आज ले आते हैं अपनी पूरी की पूरी स्टेट को, कंट्री को। द ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स वर्क विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेटिव जो होता है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम पर उसमें चेंज लेकर आता है, बट ब्रिंग मेजर चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ में चेंजेस लेकर आता है। अच्छा जी, इसके अब बात आगे इन्होंने बात की है जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर होता है उसमें कोई सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं। उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं एक्सपीरियंस की, उसके पास कैपेबल टीम होती है, और फेवरेबल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसकी बुनियाद पे वो चेंज कर देता है इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिसीज़ को ऑफ द स्टेट। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो इन्होंने यहाँ पे बात की है पॉपुलिस्ट लीडर्स की, ये बेसिकली जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि इमरान ख़ान को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इन्होंने ये बात की है, और एक तरह से इमरान ख़ान पर टॉन्ट किया है कि दस द पॉपुलिस्ट लीडर्स promising change based on the personal traits like honesty or work in unrelated fields like sports are perhaps not transformative। जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है इमरान ख़ान या डोनाल्ड ट्रंप हो गए, या इंडिया में मोदी, ये सारे पॉपुलिस्ट लीडर्स कहलाते हैं। ये और राइटर के मुताबिक इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होते।
ऑल्सो वाइल द फोकस इज़ यूजली ऑन दोज गिविंग पॉजिटिव चेंजेस। फिर उन्होंने एक दूसरी बात की है और वो कहा है कि जो इस तरह के लीडर होते हैं वो, या ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं पॉजिटिव चेंज पे, और वन कैन ऑल्सो, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज की भी पर इनका फोकस होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर होते हैं वो बाज़ औक़ात नेगेटिव चेंज की वजह से भी जो है वो लोगों के आपस में, लोगों में लोग उसके बारे में ज़िक्र ज़रूर करते हैं, अगरचे वो नेगेटिव चेंज भी लेकर आते हैं तब भी लोग उसके बारे में बात ज़रूर करते हैं। वो जो एक शेर है ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो कुछ लोग अच्छे काम करके नाम कमाते हैं और कुछ लोग बदनाम होके नाम कमाते हैं। अच्छा, आगे बात की है फिर आगे इन्होंने बात की है कि क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसे लीडर्स पैदा हुए हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव हों या और रेवोल्यूशनरी किस्म के लीडर्स हों, पाकिस्तान में भी क्या ऐसे पैदा हुए हैं। फिर राइटर ने एग्ज़ाम्पल दी कि जिना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की एग्ज़ाम्पल दी और कहा कि वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रीडम फाइटर थे। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेटिव थे कि उन्होंने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था ब्रिटिश का उसमें चेंज लेकर आए, और इंस्टीट्यूशंस में चेंज लेकर आए, और उन्होंने कोई ऐसी मिलिट्री की बुनियाद पे, कोई ऐसी पावर की बुनियाद पे चेंज लेकर नहीं आए, बल्कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज किया अपनी स्ट्रगल से। तो बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और आगे ये इन्होंने बात की कि हिज रोल इन द सेटिंग ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम वाज मॉडेस्ट था उनका। वो जो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो ये चाहते थे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायरेक्शन जो कंट्री को मिले वो मॉडेस्ट थी, वो बैलेंस्ड थी। पार्टली ड्यू टू दिस शॉर्ट ऑफ द टाइम, अगरचे उनके पास बहुत ही कम टाइम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायरेक्शन देने की एक ज़रूरत ज़रूर की, जो कि एक बैलेंस्ड डायरेक्शन थी। फिर आगे इन्होंने राइटर बात करते हैं लियाकत अली ख़ान को, और लियाकत अली ख़ान के बारे में बात करते हुए इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया लियाकत अली ख़ान को, और कहा कि उन्होंने मोस्टली जो डील किया वो रेफ्यूजी क्राइसिस, जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारे यहाँ पे माइग्रेट करके आए और यहाँ से लोग गए, तो एक रेफ्यूजी क्राइसिस था। तो लियाकत अली ख़ान ने रेफ्यूजी क्राइसिस को डील किया और गवर्नेंस अपरेटस को उन्होंने इंडक्ट किया, जो एक्चुअली स्टेट को चलाने के लिए जो अपरेटस चाहिए होता उसको बेसिकली उन्होंने उस पर काम किया। बट वन दैट अच्छा, फिर यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है राइटर ने, जो ये राइटर हैं इन्होंने लियाकत अली ख़ान साहब को क्रिटिसाइज़ किया, और वो ये कहा कि उन्होंने जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश बना के गए थे उन्हें ही रेप्लिकेट किया, या वो नॉर्म्स, वैल्यूज़, उस तरह का तर्ज़ अमल, उस तरह का स्टेट को चलाने का अंदाज़, ये सारी चीज़ें रेप्लिकेट की थी लियाकत अली ख़ान साहब ने। और फिर आगे कहा कि ही फेल्ड टू सेट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन। जो कायद-ए-आज़म ने डायरेक्शन दी थी, इस तरह की डायरेक्शन लियाकत अली ख़ान साहब दे नहीं सके थे। और हिज मोस्ट लास्टिंग लेगेसी वो लेगेसी जो कि आज तक चलती हुई आ रही है, वो कौन सी थी उनकी, वो लेगेसी थी जो कि उन्होंने पाकिस्तान को यूएस के कोर्ट में जो डाला। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त दुनिया दो पोलर थी, दो जो है ना पावर सेंटर थे दुनिया के, एक था रशिया और एक था अमेरिका। तो पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हम यूएस के कॉरिडोर में जाएंगे, हम यूएस के ब्लॉक में जाएंगे बेसिकली। तो ये वो लेगेसी थी जो आज तक हम चलती हुई आ रही है, और आज तक हम जो है वो यूएस के ब्लॉक में हैं। और आगे ये कहते हैं कि यूएस के ब्लॉक में हम चले तो गए, लेकिन उससे हमें पेन ज़्यादा मिला है, ज़्यादा हमने गेन नहीं किया है, पेन हमें ज़्यादा मिला है। आगे बात करते हैं कि फिर आगे लियाकत अली ख़ान साहब के बाद जिस दौर का जिक्र करते हैं ये राइटर, वो ये करते हैं अयूब ख़ान का, जो कि मार्शल लॉ थे, जो कि मार्शल लॉ लगाया था और डिक्टेटर थे। उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए राइटर कहते हैं कि अगरचे लोग उन्हें लीडर मानते हैं, बड़ा एक अच्छा लीडर मानते हैं, लेकिन वो गलती है लोगों की कि उन्हें एक अच्छा लीडर मानते हैं,
क्यों अच्छा लीडर नहीं थे वो, उसकी वजह ये बताते हैं कि उन्होंने पहली तो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम किया। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम मींस डिक्टेटरशिप, तो उन्होंने डिक्टेटरशिप को इंडोर्स किया डिडंट गेट। और दूसरी चीज़ उन्होंने की कि जो पाकिस्तान की इथनिक डाइवर्सिटी है कि सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, मुहाजिर, ये जो इथनिक डाइवर्सिटी है इसको को जेल करने में नाकाम रहे थे वो। और फिर उन्होंने, राइटर ये कहते हैं कि हिज इकोनॉमिक मॉडल फ्यूल्ड बाय शॉर्ट टर्म यूएस एड। ये कहा कि जो अयूब खान साहब का जो दौर था उसमें जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जितनी हुई थी वो सारी बेस्ड थी यूएस की मदद के, फाइनेंशियल जो हेल्प यूएस ने पाकिस्तान की थी। नेटो और सीटो और सेंटो का जो हिस्सा बना था पाकिस्तान, तो उसकी वजह से अमेरिकन इमदाद बहुत आई थी पाकिस्तान को। और ये वही पीरियड था जब अयूब खान का दौर था, और उसको पाकिस्तान ने यूटिलाइज़ किया। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई थी वो बेसिकली इसी वजह से हुई थी कि यूएस की इमदाद, फाइनेंशियल एड बहुत ज़्यादा आई थी। अच्छा, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि एलिटिस्ट जो ग्रुप है उसको सपोर्ट मिला, जो कि अमीर लोगों का ग्रुप था, एक चंद कुछ अमीर लोगों का ग्रुप था, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट दिया गया इस एरा में, अयूब खान के एरा में। और इक्विटी को इग्नोर कर दिया गया। इक्विटी मीन्स रिसोर्सेज जो हैं वो तमाम लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, अपॉर्चुनिटीज़ हर एक को मिले, ये कहलाती है इक्विटी। इक्विटी को इग्नोर किया गया था उनके दौर में। अच्छा, बहुत डायरेक्टली लेड टू और यही वजह थी कि हम फिर बाद में 1971 का क्राइसिस हुआ, जो कि ढाका फॉल हुआ, जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान था वो हमसे जुदा हो गया इसी दो रीज़न्स की वजह से कि एक मखसूस ग्रुप ज़्यादा से पावरफुल होता चला गया, और लोगों को, तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इक्वल रिसोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अच्छा, हिज इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल पॉलिसीज वर रिवर्स सून आफ्टर। जब वो उनका अख्ताम हुआ इनकी हुकूमत का, तो इनकी जो जितनी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी वो सारी रिवर्स हो गई थी, रोल बैक हो गई थी सारी। हिज लास्टिंग लेगेसी क्या है जो आज तक चलती भी आ रही है, वो ये है कि करप्शन इन द हाईएस्ट ऑफिसेज। आज भी करप्शन, हाईएस्ट ऑफिसेज में आज भी करप्शन होती है, उस दौर से स्टार्ट हुई थी, आज तक चलती भी आ रही है। दूसरा इन्होंने क्या किया था कि सीमेंटिंग द आर्मीज पॉलिटिकल रोल, आर्मी का रोल, पॉलिटिकल रोल आर्मी का इन्होंने बेसिकली मजबूत किया था, और आज तक वो चलता हुआ आ रहा है। एंड इलीट स्टेट्स बायस, हिज इंडस्ट्रियल एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हमने ये देखा है कि जो अयूब खान साहब का दौर था उसमें इंडस्ट्रीज़ ने बड़ा ग्रो किया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन मींस पाकिस्तान जो है वो गंदम में खुद कफ़ील हो गया था, इतना गंदम प्रोड्यूस करने लग गया था पाकिस्तान कि वो एक्सपोर्ट करता था दुनिया को, इतनी ज़्यादा हमारे पास गंदम हो गई थी, उसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल और ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वॉज हैड सम लास्टिंग इम्पैक्ट, वो कुछ ऐसा लास्टिंग इम्पैक्ट था। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसने जिस चीज़ को सपोर्ट किया, जिस चीज़ को इंडोर्स किया, वो था एलिटिज़म, मतलब कि एलीट को, जो एक मखसूस मालदार ग्रुप था, उससे मज़ीद और पावरफुल बनाया। और इनइक्विटी थी, वही जो बात मैंने ऊपर की कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको नहीं मिली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सके थे इनके एरा में, अयूब खान साहब के एरा में। आगे फिर उसके बाद आता है भुट्टो साहब का एरा, और भुट्टो साहब का एरा जो है वो राइटर जो बताते हैं कि कदर बेहतर था। ये कहते हैं कि इन्होंने कम्प्लीटली जो सिस्टम अयूब खान साहब का सिस्टम था उसको पहले तो आके डिसमेंटल्ड किया, रोल बैक किया उन्हें। फिर भुट्टो साहब ने क्या किया कि जो बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग चीज़ थी वो ये थी कि डिवोल्ड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, आज जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है 1973 का जो आइन है, ये भुट्टो साहब के दौर में जो बना था वही आज तक चलता हुआ आ रहा है। और ये जो है वो वेल सूटेड था गिवन आवर इथनिक डाइवर्सिटी, जो इथनिक डाइवर्सिटी थी उसके लिए इस तरह का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था और आज तक है। एंड which has survived for decades despite the best attempts by the forces and they फिर आगे ये बात करते हैं कि इन्होंने जो ये सिस्टम लेकर आए थे, इन्होंने ख़ुद ही उनको अंडरमाइन किया, क्योंकि भुट्टो साहब जो ख़ुद जो थे वो चूँकि
उनकी अपब्रिंगिंग एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम से ही हुई थी, इसलिए उनकी जो नेचर थी वो ऑटोक्रेटिक नेचर थी। और उनकी ऑटोक्रेटिक नेचर होने की वजह से उन्होंने ये जो एक डिवोर्ड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लाया था, उन्हें ही खुद उन्होंने अंडरमाइन किया। फिर यहाँ पे आगे जो है राइटर थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं भुट्टो साहब को और कहते हैं कि इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसे पॉलिटिसाइज़ किया। उन ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा हुई थी भुट्टो साहब के दौर में। अच्छा, फिर आगे तारीफ़ करते हैं कि इन भुट्टो साहब की जो स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल था वो उस टाइम के मुताबिक बहुत ज़्यादा सूटेबल था, लेकिन पुअरली एग्जीक्यूट किया गया, पुअरली मैनेज किया गया उसको। इस वजह से वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं निकल सके जो कि हमें मिलने चाहिए थे। और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, और लेकिन इनके जो चीज़ इनको अमर कर गई, आज भी जो लोग जानते हैं और तारीफ़ करते हैं भुट्टो साहब की, वो था इनका जो न्यूक्लियर एम्बिशन, जो इन्होंने एक न्यूक्लियर इनिशिएटिव लिया था, जो इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम बनाएंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक इनका एक ऐसा काम था जो कि आज तक जो है वो जाना जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। द टाइज ही फॉर्म्ड। फिर आगे भी इन्होंने तारीफ़ की कि जो गल्फ़ स्टेट के साथ जो हमारी जो रिलेशनशिप डेवलप किया, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बहरीन, कतर, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री से, जब वहाँ पे ऑयल निकला था, ऑयल एक्सप्लोर हुआ था, तो और पूरी दुनिया का जो सेंट्रल पॉइंट था, फोकल पॉइंट बन चुका था गल्फ़ स्टेट्स, तो उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप किए। उससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ पे काम करने गई और रेमिटेंसेस की सूरत में पैसा पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे जो नुकसान हुआ वो ये हुआ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हमें हुआ, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो स्किलफुल लेबर फोर्स थी पाकिस्तान की, वो वहाँ पे जाने लग गई, जिसे कहते हैं ब्रेंड ड्रेन जिसे कहते हैं। और दूसरा ये कि डिपेंडेंसी की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की और वो आज तक चलती हुई आ रही है कि हम जो हैं वो आज तक, अगर हमें एक कॉल सऊदी अरब से आ जाए कि भाई अगर आपने हमारी बात ना मानी तो इतने इतने जो आपके पाकिस्तानी काम कर रहे हैं हम उन्हें वापस भेज देंगे पाकिस्तान, तो आज तक जो है वो हम डिपेंडेंट रहते हैं मिडिल ईस्ट पे और मोस्टली सऊदी अरब और यूएई पर। तो वो उसी दौर की लेगेसी थी जो आज तक चलती हुई आ रही है। उसके बाद ज़िया साहब का दौर है, और जितने भी ये बेसिकली थोड़ा सा जो राइटर हैं वो लिबरल सोच के हैं, और लिबरल सोच के जो भी हैं वो सारे ज़िया साहब के, जो ज़िया-उल-हक साहब का जो दौर था उससे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो एज़ अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग, इधर भी जो हैं वो राइटर ने बहुत ही ज़्यादा तनकीद की है ज़िया साहब के दौर को, और कहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा एरर से भरा हुआ, गलतियों से भरा हुआ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर था वो इतना फ्लॉड, इतना फरसूदा था ज़िया साहब का दौर में। जो ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, फुल ऑफ एरर्स था जो और उसका इम्पैक्ट आज तक पाकिस्तान में पड़ता हुआ आ रहा है। In each sphere, he injected a new toxic strains, elevated existing one, leisurely reversed on the socially, he cemented the bigotry. पर ये कहते हैं कि जो ज़िया साहब का दौर था उसमें ही फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज़म, ये सारा उसी दौर में स्टार्ट हुआ। ये जो बहुत ही कंजर्वेटिव सोच जो है वो उस वक्त आई थी, और रिलीजन का रोल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उनके दौर में। और उन्होंने बात की बेस्ड ऑन द करप्ट, और पॉलिटिकल करप्शन उनके दौर में बहुत ज़्यादा हुई थी। और फॉरेन पॉलिसी जो थी वो उसने वैसे तो बेसिकली जिहाद को प्रमोट किया था। जितने भी लिबरल्स हैं वो इन्हें मिलिटेंट्स कहते हैं, जिहादियों जो जिहाद करते हैं उन्हें मिलिटेंट्स कहते हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी हमारी मिलिटेंट की बेस्ड पे थी अकॉर्डिंग टू दी राइटर। अच्छा, ये जितने भी मैं बात करता हूँ मैं अपनी राय नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ एडिशन करता हूँ, मैं सिर्फ जो है एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, कोई मैं अपनी ओपिनियन नहीं देता हूँ। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। मैं इसमें जो भी आर्टिकल में लिखा हुआ है मैं एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं एडिट करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी ओपिनियन नहीं देता हूँ मैं।
अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने राइटर ये कहते हैं कि ज़िया साहब की जो पॉलिसी थी उसी की वजह से टेररिज्म ज़्यादा बढ़ा, और सिक्योरिटी पॉलिसी मिक्स, और फिर जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी ज़िया साहब की, वो ऐसी थी कि उन्होंने इंटेलिजेंस का रोल जो है सोसाइटी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। हर एक बंदे को स्क्रूटिनाइज किया जाता था, देखा जाता था इंटेलिजेंस के ज़रिए। और फिर बात की इकोनॉमिक की, जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ही फिस्कल और एक्सटर्नल डेफिसिट्स बढ़ गया था, और कर्ज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था ज़िया साहब के दौर में। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिलिटेंसी इन द, फिर आगे ये बात करते हैं कि जो मिलिट्री का रोल था बिज़नेस में, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया ज़ियाउल हक साहब ने, जिससे हुआ ये कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो सुकड़ गया था। फिर ये बात करते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की, और कहते हैं कि बहुत ही एक लंबा पीरियड था उनका, लेकिन कोई ऐसी लास्टिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज लेकर नहीं आई है जो आज तक इनकी चल रही हो। बेनज़ीर और भुट्टो, नवाज शरीफ, इनका जो पीरियड था, बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब का जो पीरियड था 90s का, वो तो बहुत ही ज़्यादा कैट्स एंड डॉग्स वाली सिचुएशन थी। कभी कौन आता था, कभी कौन आता, और बहुत ही जो है ना मैं क्या कहूँ कि बच्चों की तरह जो है आपस में लड़ा करते थे ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़। इंटरप्टेड एरियाज़ टू गेव द लास्टिंग। अच्छा, फिर ये बात करते हैं कि 2008 से 2018 का जो पीरियड रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, स्पेशली पॉलिटिकल हिस्ट्री में, सिविलियन एरा प्रिसीडिंग द करंट फेल्ड हाइब्रिड, ये जो पीरियड रहा है ये एक हाइब्रिड सिचुएशन रही है। हाइब्रिड सिचुएशन ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हों आपकी गवर्नमेंट में जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिविलियंस की और मिलिट्री की दोनों की इक्वली रही हैं। ऐसे सिस्टम को जहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री आपस में मिलकर गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं उसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। वन डिड प्रोड्यूस इंक्रीमेंटल एंड ग्रेजुअल, लेकिन इस चीज़ जो 2008 से 2018 का जो पीरियड था इसमें कम से कम ये ज़रूर हुआ कि ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल एंड ग्रेजुअल पॉजिटिव पॉलिटिकल चेंज ज़रूर आया। पॉलिटिकल चेंज इस सूरत में आया कि कंटिन्यूटी, डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी रही है इस पीरियड में। कोई इंटरवेंशन नहीं हुई, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉलिटिकल चेंज रहा है इन 10 सालों में। अगर जो ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं था, लेकिन ये कि पॉजिटिव पॉलिटिकल चेंज ज़रूर आया है इन 10 सालों में। आगे ये फिर कंक्लूड करते हैं अपना आर्टिकल और कहते हैं कि ज़िया साहब का दौर अगरचे सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव था, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा टॉक्सिक लेगेसी थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है जहर आलूद था। और आज तक जो है हम ज़िया साहब के जो दौर था, जो जो गलतियाँ उन्होंने की, आज तक हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। इसमें इसका ये मतलब है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, इसका ये मतलब है। अदर डिक्टेटर्स आल्सो गेव मेजर नेगेटिव लेगेसी, और जो डिक्टेटर्स आए उन्होंने भी जो है वो नेगेटिव लेगेसी दी। द मोस्ट पॉजिटिव लेगेसी इन इस भुट्टोज पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो भुट्टो साहब का पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर आया था वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लेगेसी जो आज तक चलती हुई आ रही है वो था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भुट्टो साहब ने दिया। दो ही गेव मेनी नेगेटिव लेगेसीज टू, अगरचे इन्होंने कुछ नेगेटिव लेगेसी भी छोड़ी हैं भुट्टो साहब ने, लेकिन इनकी जो सबसे डोमिनेटिंग जो इनकी पॉजिटिव लेगेसी है वो इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो आज तक हम परसू करते हुए आ रहे हैं। हाँ, फिर इन्होंने ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ये बेसिकली समझ लें कि इस पूरे आर्टिकल का की जो है वो क्रक्स है इस लाइन में कि नो लीडर गेव अ पॉजिटिव इकोनॉमिक लेगेसी इन द फॉर्म ऑफ अ वाइब्रेंट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक मॉडल। जितने भी लीडर्स आए हैं अब तक, किसी ने भी कोई ऐसी पॉजिटिव इकोनॉमिक लेगेसी नहीं छोड़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो, सस्टेनेबल हो और इक्विटेबल हो। इस तरह की पॉलिसी जो कि वाइब्रेंट, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक मॉडल प्रोवाइड कर सके, इस तरह की कोई लेगेसी दी नहीं है जितने भी लीडर गुजरे हैं। वाइब्रेंट मीन्स के बहुत ही ज़्यादा मुतहरिक किस्म की पॉलिसी हो, सस्टेनेबल ऐसी पॉलिसी जो कि बहुत अरसे तक कंटिन्यू की जा सकती हो, और इक्विटेबल मीन्स
इस तरह की पॉलिसी के हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, रिसोर्सेज हर एक की अप्रोच तक जाएं, उसे कहते हैं इक्विटेबल इकोनॉमिक मॉडल। तो इस तरह की पॉलिसी किसी ने दी नहीं है। अच्छा, गिवन दिस स्टोरी इट इज़ अनसरप्राइजिंग दैट पाकिस्तान, फिर आगे लास्ट में इन्होंने ये बात की कि जो पाकिस्तान आज तक जो सफ़र कर रहा है, जो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, जो मुश्किलात घेर रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है, उसकी बुनियादी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, मिलिट्री आती रही है, सिविलियन गवर्नमेंट जाती रही हैं, फिर सिविलियन गवर्नमेंट आई हैं, फिर मिलिट्री आ गई है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक स्टेगनेशन, एक स्टेगनेशन कहते हैं जमूद वाली सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन के जिसमें हरकत ही ना हो। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेगनेशन के सिचुएशन में रही है, वो इतनी ज़्यादा चेंजिंग उसमें नहीं आती रही है, पॉजिटिव चेंज नहीं आता रहा है, बल्कि एक जमूद में एक जगह रुकी रही है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक स्टेगनेशन। और एक्सटर्नल सर्विलिटी का मतलब ये है कि हम जो हैं वो जी हजूरी करते रहे हैं औरों की, कभी हम अमेरिका की जी हजूरी करते रहे, कभी हम सऊदीया की जी हजूरी करते रहे, कभी हम चाइना की जी हुजूरी करते रहे, तो एक्सटर्नल सर्विलिटी हम करते रहे हैं। और फिर एक्सट्रीमिज़म और इनसिक्योरिटी, ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान मुश्किलात का सामना करता रहा है। तो ये चीज़ें थी जो इस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर किसी मेरी कोई बात को आपने समझ नहीं आई हो, या आपको कोई इख्तलाफ हो इस आर्टिकल में, या मैंने कुछ इस तरह की बात की हो जिससे आपको इख्तलाफ हो, तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।